साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मुंबई में जो फिल्म अभिनेत्री कंगना है, उसके ऑफिस के अवैध निर्माण को बीएमसी ने तोड़ दिया और यह चर्चा पूरे देश में चल रही है। और महाराष्ट्र सरकार और कंगना और भाजपा के बीच में विवाद चल रहा है। आज मैं आपको अवैध निर्माण की जो किए जाते हैं उसकी असलियत बताता हूँ कि ये क्या होता है। जिस समय कंगना ने मुंबई के अपने ऑफिस में ये अवैध निर्माण किया होगा, तो यह अवैध निर्माण बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता। और उस समय अधिकारियों ने इनसे पैसा जरूर लिया होगा, क्योंकि जल निगम के अधिकारी, चाहे बीएमसी हो या दिल्ली नगर निगम हो, इतने निकम्मे हैं कि जो शरीफ व्यक्ति अपने घर में एक रसोई भी बनाएगा तो ये अधिकारी उसकी रसोई भी बनने नहीं देते हैं। और एक विवाद और चल रहा है, और यह भी मुद्दा बहुत तेजी से हो रहा है कि अवैध निर्माण भारी संख्या में है, तो कंगना का अवैध निर्माण ही क्यों तोड़ा गया है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अवैध निर्माण तो अवैध निर्माण है, और अधिकारी उस अवैध निर्माण को तोड़ने का काम करते हैं, या तो उन पर दबाव आए या उस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट जाए। उससे पहले यह लोग अवैध निर्माण को करने का पूरा मौका देते हैं, क्योंकि इनकी जेब गरम होती हैं। और अवैध निर्माण में सबसे बड़ा जो योगदान मिलता है वह क्षेत्रीय नेताओं का, पुलिस अधिकारियों का, उन निगम के जो अधिकारी हैं उनका बिल्डरों से गठजोड़ होता है। तो इसी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं। मैं आज आपको इस बारे में क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि सरकार कोई भी हो, यह अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनसे उनको पैसा तो मिलता ही है, साथ में इनका वोट बैंक भी बनता है। 2006 में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पास किया था, और वह अध्यादेश पास करने के बाद में राष्ट्रपति महोदय ने भी उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे, और वह कानून बन गया था कि दिल्ली में कोई अवैध निर्माण 1 साल के लिए ना तोड़ा जाए। फिर मैंने उस अध्यादेश को, जो कानून बन चुका था, राष्ट्रपति महोदय ने उस पर साइन कर दिए थे, क्योंकि संसद भवन का, पार्लियामेंट का ये अध्यादेश था, सरकार का अध्यादेश था। लेकिन मैंने इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में 2006 में ही चुनौती दिया, और मेरे उस याचिका पर, जो मैंने जनहित याचिका दायर की थी, क्योंकि जिस 100 गज के प्लाट में परिवार के 4 लोगों को रहना चाहिए था, उसे 100 गज के प्लाट में बिल्डरों ने 40-40 केबिन बनाकर भीड़ भाड़ को बढ़ावा दिया। पर्यावरण की समस्या, यातायात की समस्या, बहुत भारी दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। जिस एक 100 गज के प्लाट में 4 लोगों को रहना चाहिए था, वहाँ पर 100 लोग रहने का काम कर रहे हैं। तो इसे दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल है, रास्ते निकलने के लिए नहीं है। किसी भी गली में आप चले जाइए, मोटरसाइकिल खड़ी मिलती हैं, वहाँ पर कार खड़ी मिलती हैं, क्योंकि ना कोई पार्किंग है और ना सरकार ने कोई इंतजाम किया है। तो मैंने उस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया, और मैंने ये प्ली दिया कि दिल्ली की जनता में इतनी समस्या हो रही है और अवैध निर्माण से इतनी परेशानी हो रही है कि जो संसद भवन ने
जो पार्लियामेंट ने, जो सरकार ने जो 1 साल के लिए अवैध निर्माण को रोकने के लिए कानून बनाया है, ये असंवैधानिक है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को समझा, क्योंकि अवैध निर्माण से जज भी परेशान थे, सरकार तो परेशान नहीं थी, उसके नेता परेशान नहीं थे, लेकिन जनता परेशान थी, कोर्ट भी परेशान था, वो देखते था ही आना जाना उनका होता, सड़कों पे तो निकलते हैं जज भी। तो उन्होंने मेरी याचिका को स्वीकार किया और चीफ जस्टिस ने मेरी याचिका पर साफ बोला कि दुनिया में भारत की पहली संसद है जो गलत लोगों को बचाने के लिए गलत कानून बनाया है, और यह जो अध्यादेश है ये असंवैधानिक है। इसके साथ ही अवैध निर्माण को रोकने के लिए और जो अवैध व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं उनको रोकने के लिए और उन पर सील लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया। उस गठन के बाद में मॉनिटरिंग कमेटी के बाद दिल्ली नगर निगम ने कुछ सीलिंग शुरू किया, और जिसका मॉनिटरिंग कमेटी को या हम लोगों को मालूम नहीं होता था, उनसे पैसा वसूलने का काम किया। और आज एक भी निगम पार्षद ऐसा नहीं है जिसके इलाके में अवैध निर्माण की भरमार ना हो, जो करोड़पति ना बना हो। आज एक ही जूनियर इंजीनियर के पास में, जो दिल्ली नगर निगम के हैं, कम से कम 20 करोड़ रुपया अवैध उगाही का मिलेगा। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, पुलिस वाले भी जब अवैध निर्माण होता है तो उसको लेंटर के हिसाब से उनका भी पैसा बंधा हुआ है। और एसडीएम जो क्षेत्र के जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने भी अपने लोगों को छोड़ा हुआ है, वह भी अवैध निर्माण को गली गली में देखने का काम करते हैं और उनसे पैसा उगाही करते हैं। इसी तरह निगम पार्षद के पास में अपने क्षेत्र की जो कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनी में किस प्लाट में कितने लेंटर डल चुके, कितना अवैध निर्माण हो रहा है, उनके पास पूरी लिस्ट होती है, क्योंकि उनको भी पैसा उगाही का जो इंजीनियर हैं, जो बेलदार हैं इनके, वो करते हैं। और एक बात और बता दूं कि दिल्ली नगर निगम में जो 3 निकाय यहाँ पे दिल्ली के हैं, उसमें बेलदार नाम का कोई भी पद नहीं है, और भवन विभाग में एक भी बेलदार नाम का कोई शख्स कार्य नहीं करता है। लेकिन दिल्ली नगर निगम के अलावा जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों को जूनियर इंजीनियरों ने, सहायक इंजीनियरों ने बिल्डरों से उगाही करने के लिए इनको लगाया हुआ है, जिसका वह 10% से लेकर 20% तक वो कमीशन लेते हैं। और दिल्ली में तो खुला रेट चल रहा है, अगर 100 गज का प्लाट है, उस 100 गज के प्लाट पर 5 लेंटर डालने हैं तो पर लेंटर 1 लाख रुपया ये इंजीनियर लेते हैं। तो 100 गज के प्लाट पर करीब 5 लाख रुपया ये लोग वसूल करते हैं। अगर उसी प्लाट का सरकार की तरफ से कोई योजना बनाई जाए कि 50 गज पर आप, 100 गज पर आप इतना पैसा नगर निगम में जमा करा दें और आप उसको निर्माण को कर सकते हैं, तो सरकार के पास में राजस्व की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास जाना चाहिए वह पैसा बिल्डर जो निगम पार्षद हैं उनको देते हैं और जो इंजीनियर हैं उनको देते हैं। और आज एक ऐसा गठजोड़ बन चुका है अधिकारियों का, पुलिस का, नेताओं का और बिल्डरों का, कि आप कुछ भी कर लो, कहीं भी शिकायत कर लो, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप विजिलेंस में जाएंगे, विजिलेंस वालों को ये पैसा देते हैं, सीबीआई में जाएंगे, सीबीआई वालों को भी ये पैसा देते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में आप जाएंगे, उनको भी पैसा देते हैं, ये पीजीसी में जाएंगे, वहाँ पर भी ये लोग पैसा देते हैं। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर ये लोग पैसा ना देते हों। इसी वजह से आप कहीं पर चले जाइए, जितनी मर्जी शिकायत कर लीजिए, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अब जैसे कंगना वाला केस हुआ है, उसमें भी इन लोगों ने
पैसा तो उसने लिया होगा, लेकिन उस अवैध निर्माण को इन लोगों ने बुक कराया, दिखाया है। क्योंकि अपने बचाव में अगर कोई भी RTI लगाएगा या कोई कंप्लेंट करेगा तो ये अपना बता देते हैं कि हमने इस प्रॉपर्टी को बुक किया हुआ है, और बुकिंग का मतलब है कि उसको तोड़ना नहीं है। और जिस प्रॉपर्टी को इनको तोड़ना है, जो व्यक्ति पैसा नहीं देता है तो उसको तुरंत तोड़ने का काम करते हैं। गरीब व्यक्ति अगर बनाता है तो गरीब व्यक्ति के रसोई भी नहीं बनने देते हैं। अब गरीब व्यक्ति कर्जा लेकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपने मकान को बनाता है, और इंजीनियरों को, MCD को पैसा अगर नहीं देता है, वो अधिकारियों को पैसा नहीं देता है, तो इसको तुरंत तोड़ देंगे। जैसा कि अभी मुंबई के अंदर कंगना के साथ में आप बता रहे हो आप लोग कि अभी इतने अवैध निर्माण हो रहे हैं, कंगना का एक अवैध निर्माण क्यों तोड़ा है? वह इस वजह से तोड़ा है कि सरकार का दबाव था, तो इस वजह से उसको तोड़ा गया है। वरना हजारों अवैध निर्माण चल रहे हैं जिनसे पैसा वसूल कर रहे हैं ये, क्योंकि हम लोग खुद सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अवैध निर्माण के खिलाफ, जो अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिससे दिल्ली की जनता को परेशानी हो रही है, उसके खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई इस समय नहीं है। हाँ, 6 साल पहले तक मॉनिटरिंग कमेटी के आर्डर पर भी अवैध निर्माण तोड़े जाते थे। अवैध जो व्यवसाय गतिविधियाँ चल रही हैं, जो प्रतिष्ठान चल रहे हैं, उनको सील लगाया जाता था। लेकिन 6 साल से तो इतना माहौल ख़राब हो चुका है, जो भ्रष्टाचार उस समय था उससे डबल से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका है। अब बहाना सिर्फ उनके पास यही होता है कि हमारे पास में फोर्स नहीं है, और हमको जो नए कार्य होते हैं उनको देखना होता है, तो पुराने कार्य को हम कैसे देखें। और एक खेल और है इनका, उस खेल को भी आप समझो कि जब भी अवैध निर्माण होता है उस वार्ड के अंदर कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर लो, RTI लगा लो, तो 1 महीने के बाद में जो कंप्लेंट जूनियर इंजीनियर के पास जाएगी, उस जूनियर इंजीनियर का दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जबकि जब दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र होता है तो जो भी कंप्लेंट किसी व्यक्ति की उसके पास है जूनियर इंजीनियर के, तो उसका फर्ज बनता है या तो ऑफिस इंचार्ज को उन शिकायतों को हैंडओवर करे, या जो नया अधिकारी वहाँ पर आया तो उसको हैंडओवर करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये उन कंप्लेंटों को फाड़ देते हैं या दबा देते हैं। यह इनका खेल है। अगर आप लोग जाएंगे कि DC के पास में, DC को हर शुक्रवार को पैसे मिलते हैं। जो अधिशासी अभियंता शुक्रवार को, सहायक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उनको शुक्रवार को, और DC है उनको शुक्रवार को पैसा कमीशन तक इनका जाता है। शुक्रवार के हफ्ता होता है ये। बाकी निगम पार्षद हैं और बहुत से दलाल पत्रकार हैं, वो खबरें नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पैसा बिल्डर पहुंचाना काम करते हैं, इसलिए ना वो किसी चैनल पर दिखाते हैं और ना इसका वो विरोध करते हैं। तो ये जो सिस्टम एक बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से लोग तबाह हो रहे हैं। और आज दिल्ली के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे अवैध निर्माण ना हो रहा हो। लेकिन मैं अवैध निर्माण का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूँगा। हमारी मुहिम उसको तोड़ने के लिए चल रही है, तो हम उसको तुड़वाएंगे। हमें कई लाख मकान हम तुड़वा चुके हैं। और जिस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने याचिका दायर की थी, तो मुझको सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी गार्ड दिए थे, लेकिन मैं सिक्योरिटी गार्ड लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सिक्योरिटी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे को डर है। और अब मैं अभी भी अकेला ही घूमता हूँ। मैं ना गलत काम किया है, ना इनका भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं, क्योंकि सरकार का मुकाबला और इन अधिकारियों का मुकाबला आप ईमानदारी से कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जरा सी भी कमी होगी तो ये लोग उसी को पकड़ेंगे। उसका नतीजा आप कंगना के केस में देख चुके हैं। तो सरकार का और बेईमान अधिकारियों का मुकाबला आप ईमानदारी से कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक इन लोगों की पकड़ हो गई, बिल्डरों की, अधिकारियों की। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते जो मॉनिटरिंग कमेटी खुद उन्होंने बनाया था अवैध निर्माणों को रोकने के लिए, और जो अवैध गतिविधियाँ जो इलाकों में चल रही हैं, अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, अवैध बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, और उनकी वजह से सीलिंग भी चल रही थी, तो वह सील खोलने नहीं देते थे, तो बिल्डर माफिया सब परेशान थे। तो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर किया है
कम्युनिटी कमेटी को जो सीलिंग हो रही है गलियों के अंदर क्षेत्रों में, उन पर कोई अधिकार उनको नहीं है हस्तक्षेप करने का। तो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में फिर एक पुनर्विचार याचिका दायर किया है, क्योंकि इस आदेश से, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, उस आदेश के बाद बिल्डरों के, पुलिस वालों के, निगम अधिकारियों के और जो निगम पार्षद, जो विधायक जो पैसा वसूल करते हैं लोगों से, मोटी कमाई कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और दिल्ली की जनता को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि पहले यहाँ निकलने के लिए रास्ते नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत समस्या यहाँ पर हो रही हैं। तो जनता परेशान है, पर्यावरण की समस्या यहाँ पर है, गाड़ी खड़ी करने के लिए कई जगह नहीं है। तो हम लोगों ने आज उसके लिए पुनर्विचार याचिका पूरा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, क्योंकि हमें सबसे पहले दिल्ली का हित देखना है। हमें बिल्डरों का, नेताओं का जो गठजोड़ है, जो अधिकारियों का गठजोड़ है, हमें वह नहीं देखना है। और हम तो अधिकारियों के खिलाफ लड़ना काम कर रहे हैं और हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जारी रहेगी। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 केंद्र सरकार लाई। हमने उसको बोला भाई, जब 1962 का मास्टर प्लान था, जब आपने उसी को पूरा नहीं किया है, उस समय दिल्ली की आबादी 30-40 लाख थी और आज उसकी आबादी 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, तो इतनी सुविधा आप कहाँ से दोगे? आप जो कागजों के अंदर इसको पास कर रहे हो, दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को, तो हमने फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से हमने फिर स्टे लिया, तो वहाँ से हमको अस्थायी स्टे मिला। उसके बाद में बहुत सारी तब्दीलियाँ इन्होंने रातों रात इन्होंने की, बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, जो गलत काम करने वाले उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए रात में DDA ने और केंद्र सरकार ने उस मास्टर प्लान में बहुत सारी तब्दीलियाँ की। बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये जवाब देते थे, लेकिन हमने उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया। अब फिर केंद्र सरकार दिल्ली मास्टर प्लान 2041 लाने जा रही है, तो हम उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि हमें दिल्ली की जनता का हित देखना है। आज जो कागजों में जो दिल्ली मास्टर प्लान 2021-2041 लागू कर रहे हैं, सुविधा कोई दिल्ली की जनता को है नहीं। सीवर यहाँ पर नहीं है। 1962 में दिल्ली की जनता को 1200 बैंक्वेट हॉल होने चाहिए थे, सामुदायिक भवन, और आज तक 135 समुदाय भवन सरकार के हैं। 1962 की जनता तादाद को देखते हुए, आबादी को देखते हुए दिल्ली में 1250 DDA की मार्केट बननी चाहिए थी। अभी तक वो 250 मार्केट बनाई जा चुकी हैं। 1962 में 70 जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनाने थे, डिस्ट्रिक्ट मार्केट बनानी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट मार्केट बनी है, जिसमें लक्ष्मीनगर है, बेकाजी कामा प्लेस है, जनकपुरी वगैरह है। तो अब तक कुल 7 बनी है। अब बिजली की समस्या यहाँ पर है, पानी यहाँ पर नहीं आता है, यातायात की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो जब तक सीवर यहाँ पे नहीं है, जब तक आप दिल्ली की जनता को सुविधा नहीं दोगे, तो उस मास्टर प्लान लाने का फ़ायदा क्या? जो मास्टर प्लान में आपने पार्क दिखाए हैं, उन पार्कों में फ्लैट बनाए जा रहे हैं। जहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिखा रहे हैं, वहाँ पर बिल्डर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, और जो 200-150 फुट की रोड है, वह रोड सिमट कर आज 20-30 फुट 40 फुट की रह चुकी हैं, और आप मास्टर प्लान में उसको 150 फुट या 200 फुट दिखाते हैं। सारे कब्जे बिल्डरों ने कर लिए, वहाँ पे अवैध निर्माण करने वाले ने कर लिए। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना था कि ये जैसे कोरोना की महामारी चल रही है, इसी तरह मुंबई और दिल्ली में अवैध निर्माण भारी पैमाने पर होता है, और यह नेताओं, अधिकारियों, पुलिस और पत्रकारों के बिना नहीं होता है। सब इनकी मिली भगत होती है, सारे इनका एक गठजोड़ है, और उस गठजोड़ को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब अवैध निर्माण टूटता है तो दुख होता ही है। इसके अलावा क्या करते हैं ये लोग,
जो अवैध निर्माण होता है उसकी बुकिंग कैसे करते हैं ये? जब तक वो प्रॉपर्टी पूरी बनकर तैयार नहीं होगी तो ये नगर निगम वाले उसको बुक नहीं करते हैं। उसके बाद यह लोग जब बिल्डिंग बन जाती है उसको बिजली का मीटर लग जाता है, पानी का मीटर लग जाता है, उसके बाद में उस प्रॉपर्टी को ये बुक करते हैं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उसकी गलत तरीके से रजिस्ट्रियाँ कराई जाती हैं। और उसको भुगतता कौन है? जो लोग अपनी मेहनत की कमाई करके, खून पसीने की कमाई करके, अपने पैसा जोड़कर पूरी जिंदगी पैसे इकट्ठा करता है, तब वह एक आशियाना खरीदता है और उस आशियाना का पता नहीं कि कब कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाए और इसको तोड़ना पड़े। तो इस तरह की धोखाधड़ी लोगों के साथ की जा रही है और सरकार चुप देख रही है। मैं 150 अधिकारियों के, जो भ्रष्ट अधिकारी निगम पार्षद हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। जो जूनियर इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, अधिशासी अभियंता हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, इनकी 150 लोगों की लिस्ट माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, अमित शाह को, शहरी विकास मंत्री को, इनको सबको मैंने दिया है, विद प्रूफ के दिया है। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुआ है, वो वैसे के ऐसे अपने पड़े हैं। और मज़ेदार बात आपको एक और बताता हूँ कि हमारे पड़ोस में एक मिल है, उसका नंबर है 600-601। उस मिल को सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में बंद किया था और उस मिल की ज़मीन को डीडीओ को सौंपना था, लेकिन बिल्डर माफियाओं ने उस पर प्लाट काटने के लिए काम शुरू कर दिया। और एक पूर्वी दिल्ली नगर निगम का लीडर है, नेता सदन, उसका होर्डिंग लगा दिया, वहाँ पर एक अपना होर्डिंग लगा दिया। फिर मैंने उसे कंप्लेंट किया तो अगले दिन वो होर्डिंग वो हट चुका है, हट गया है वहाँ से। और मज़ेदार बात यह है कि मैंने दिल्ली जल बोर्ड को उसमें आरटीआई से पूछा कि आप इस प्लाट पर बताइए कितने पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं। और आपको ताज्जुब होगा, आप सोच रहे होंगे 1 कनेक्शन, 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, 4 कनेक्शन, 10 कनेक्शन लगे होंगे उसमें। और वो ज़मीन अभी खाली पड़ी है। वो उस खाली ज़मीन में 68 पानी के कनेक्शन लग चुके हैं उसमें, सिर्फ कागजों में। अब वो क्यों लगे हैं, इसका लॉजिक आपको समझना होगा। अब अवैध निर्माण शुरू करेंगे, 4 मंजिले से फ्लैट बन जाएंगे, 5 मंजिले फ्लैट बन जाएंगे, एक फ्लैट की बिक्री हो जाएगी, कंप्लेंट की जाएगी। कंप्लेंट के बाद अगर कोर्ट में जाएंगे तो वह बिल्डर माफिया वो 68 पानी के कनेक्शन दिखाएंगे, 5 साल पहले हमारे पानी के कनेक्शन ये लगे हुए हैं, हमने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है। तो ये इस तरह के खेल करते हैं और ये बिना निगम पार्षद के मिली भगत के, अधिकारियों की मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता है। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अवैध निर्माण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हमारी ये जंग जारी रहेगी क्योंकि हम जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए खुला घूमते हैं, कोई डर नहीं है। जब ये खतरा हमको होना चाहिए। दिल्ली के सारे होटल हमने बंद कराए, सारे फार्म हाउस हमने बंद कराए, सारे बैंक्वेट हॉल हमने बंद कराए, सारे हॉस्पिटल बंद कराए, जितने नर्सिंग होम अवैध तरीके से चल रहे थे हमने उनको बंद कराया। और आपको पता है होटल माफिया कितने मजबूत होते हैं। हमने पूरी मार्केट बनाई, 8 दिन तक पूरी दिल्ली बंद रही। जब लॉकडाउन में बंद थी तो 2006 में भी इसी तरह दिल्ली 8 दिन तक पूरी बंद रही थी, ताला लगा दिया था, पर क्लोज का ताला लगा, शटर डाउन किया हुआ था। हम फिर नहीं डरे क्योंकि हम जनता के हित में जब काम कर रहे थे, हमें डरने की जरूरत क्या है। कंगना अगर अवैध निर्माण नहीं करती तो सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि वो खुद सही थी। तब तुम खुद गलत काम कर रहे हो, अवैध निर्माण कर रहे हो, उसके बाद में आप राज्यपाल से मिल रहे हो, सरकार से मुकाबला कर रहे हो। सरकार से कुछ जीता है क्या आज तक? अरे 10 मुकदमे दर्ज कराते कोर्ट में भुगतते रहो, मैं भुगत रहा हूँ, भुगते हैं मैंने। कोर्ट में अंदर जाकर पता चलता था कि इस व्यक्ति ने ये केस दर्ज कराया है, और जज पूछता था इनको जानते हो? कहते हमको नहीं जानते। उन्हें खुद कहा
आप जानते हो उनको? मैंने कहा नहीं जानता हूँ। उनको पूछा आप जानते हो? वो कहता मैं भी नहीं जानता हूँ। फिर केस कैसे बने? ये केस पुलिस ने बना दी, मुझको नहीं मालूम। तो आप सरकार का मुकाबला करोगे तो बड़ी परेशानी होती है, पुलिस अधिकारियों का मुकाबला करोगे तो बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि मैंने ये भुगता है, 6 पुलिस वालों के खिलाफ में मैंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था हाई कोर्ट के अंदर। उसका नतीजा मुझे पता कैसा भुगतना पड़ा है। वो तो पुलिस वाले भी जानते थे, ईमानदार आदमी हूँ, कोई ज़्यादा हरासमेंट नहीं किया। उन लोगों इस तरह मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। 8 पुलिस वालों के खिलाफ मैंने लोन में डकैती का मुकदमा दर्ज कराया। मेरी कार को लेकर चले गए थे वो घर से उठाकर। तो परेशानी तो आती है, लेकिन आप ईमानदार है तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात को नोट कर लो, सच के लिए लड़ो, सच्चाई बोलो। मैं अगर गलत हूँ तो मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं, कोई समर्थन नहीं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो उसका समर्थन करो। मैं उसी काम को करता हूँ। मोदी साहब हो, राहुल गांधी हो, ठाकरे साहब हो, कोई व्यक्ति हो, मैं किसी का गलत सपोर्ट ना किया है और ना करूँगा। क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, भारत का जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो सही है उसी का साथ दूं और जो गलत है उसको साथ ना दूं। क्योंकि मेरा ज़मीर भी नहीं मानेगा कि मैं गलत का साथ दूं। अब पत्रकारिता आप देख रहे हो किस तरह की पत्रकारिता चल रही है, दलाली कर रहे हैं सारे, छीछी कर रहे हैं सब लोग। पत्रकारों का ग्रुप बन चुके हैं, एक ईमानदार पत्रकारों का ग्रुप है, एक बेईमान पत्रकारों का ग्रुप है। आपस में लड़ाई हो रही है। जैसे कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आरजेडी, जब आपस में पार्टियों की आपस में लड़ाई हो रही है, राजनीतिक लड़ाई चलती है, इसी तरीके से पत्रकारों के अंदर भी आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं पत्रकार, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये 6 साल में ऐसा हुआ है। ये 3 लाख करोड़ रुपया के विज्ञापन इस बिकाऊ मीडिया को सरकार ने दिए हैं। अगर वो पैसा जनता के हित में लगता तो कितना फायदा होना था। मेरे को अभी भी याद है कि इस सरकार से पहले जो भी सरकारें थीं, उन सभी सरकारों में जो विज्ञापन आते थे वो ज़्यादातर पोलियो के विज्ञापन आते थे, होर्डिंग पोलियो के लगते थे। अब केजरीवाल साहब भी यहाँ पर प्रचार में पैसा लुटा रहे हैं, बिना मतलब का प्रचार, जिसका कोई लेना न देना। अगर किसी को नौकरी चाहिए, नौकरी देने वाला भी, नौकरी लेने वाला भी दिल्ली सरकार में रजिस्ट्रेशन करे। भाई आपके पास रजिस्ट्रेशन क्यों करेगा वो? आजकल लोग गूगल पर देखते हैं, सब लोग गूगल पर डालते हैं, कंपनी वाले भी या जो बेरोजगार लोग हैं। तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन क्यों कराएंगे? उसी चीज़ के जो करोड़ों रुपए उन्होंने विज्ञापन में खर्च कर दिया दिल्ली के अंदर। भूकंप से बचाव कैसे करना है, उस पर करोड़ों रुपए के खंभे पर उन्होंने होर्डिंग लगा दी है अपने वहाँ पर। तो किसका पैसा? जनता का पैसा है ये। तो जनता के पैसों से सरकार बर्बाद कर रही है और जनता नहीं बोलेगी तो उसका बहुत बड़ा भुगतान देश को करना पड़ेगा, देश की जनता को करना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो गलत काम है उसका विरोध करें, सही काम का हमेशा सच का साथ दें। सच का साथ दोगे और आप खुद सच्चे रहोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको परेशानी कुछ नहीं है, आप तो सब सपोर्ट दोगे। परेशानी तो हमारे जैसे लोगों को होनी ना। हम लोग सरकार का मुकाबला करते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लिखते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों का मुकाबला करते हैं। तो प्रॉब्लम तो हमको है ना। जब हम नहीं डर रहे हैं तो आप लोग सब सपोर्ट ही करोगे, सच को सच कहोगे तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साथियों, आज जो बिल्डर माफियाओं का, पुलिस का, निगम पार्षदों का, विधायकों का, निगम के अधिकारियों का जो गठजोड़ है, उसको अगर तोड़ दिया जाएगा तो अवैध निर्माण भी कम हो जाएंगे। और जो गरीब लोग, बेचारे मेहनत कश लोग हैं, जो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, वो पैसा भी उनको बर्बाद होने से बच जाएगा। क्योंकि उस पैसे को ये बिल्डर माफिया लूटने का काम करते हैं और बाद में परेशानी के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि नेक बनो, एक बनो। हमें इस देश को बनाना है, इसकी प्रगति करनी है, हमें इसको विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाना है।
और वह तभी होगा जब हम जागरूक हो जाएंगे। बिना जागरूक हुए कुछ नहीं होगा। एक साथ रहेंगे, क्योंकि आर्थिक संकट इस देश पर चल रहा है, गरीबों पर चल रहा है, भूखे लोग मर रहे हैं, परेशान है, काम नहीं है। लॉकडाउन की वजह से बहुत बहुत परेशानी हुई है। जिन लोगों को सैलरी मिलती थी उसका 50% कंपनियों ने कर दिया है। वो धमकी देते कि आपको अगर 20,000 के बजाय 10,000 मिल रहा है तो ले लो, अगर नहीं लेना है तो आप लोग नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि 20,000 की नौकरी करने वाला 10,000 में नौकरी कर रहा है, 40,000 की नौकरी करने वाला आज 20,000 में नौकरी करने को मजबूर है। तो हमें इस आर्थिक संकट से भी मिलजुल कर ही लड़ना है और कोरोना संकट से हमको निजात पानी है। और कोरोना संकट के लिए हम लोग ज़्यादा जिम्मेवार हैं, क्योंकि लापरवाही हम कर रहे हैं। लॉकडाउन तो खुल चुका है, लेकिन जो कोरोना है अभी लॉकडाउन उसका भी खुला हुआ है। तो हमें कोरोना का लॉकडाउन को बंद करना है और अपनी सेफ्टी करनी है, अपने परिवार की सेफ्टी करनी है, अपने इलाके की सेफ्टी करनी है, अपने देश की सेफ्टी करनी है और इसे कोरोना को भगाना है। तो अगर घर में काम है तभी आप जाइए, अगर काम नहीं है तो आप अपने घर में रहिए। और घर से निकलते समय आप लोग मास्क का ज़रूर ध्यान रखें, और ध्यान रख भी रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो आजकल सब पुलिस ने सारे काम छोड़ दिए हैं, सिविल डिफेंस ने सब काम छोड़ दिए हैं और हर चौक पर इस तरह से खड़े होते हैं चार तरफ घेर कर कि कोई भी बिना मास्क के आएगा तो उसका चालान उसका काटो, और नाक तक अगर नहीं है मास्क तब भी चालान काटा जाता है। तो जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क को नाक ढककर ही रखें, क्योंकि वायरस कब कैसे आ जाए कोई मालूम नहीं है। तो मैं अवैध निर्माण के बारे में और कोरोना के बारे में इतना बताना चाहता था कि अपनी सेफ्टी रखनी है और किस तरह के हथकंडे ये इंजीनियर रखते हैं अवैध निर्माण के लिए। जिस समय मैंने 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया था तो उस समय सिर्फ 18,299 की लिस्ट दिल्ली नगर निगम ने कोर्ट में दिए थे कि दिल्ली के अंदर 18,299 टोटल अवैध निर्माण है। और आज मैं समझता हूँ करीब 10 लाख के करीब अवैध निर्माण हो चुके हैं और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। तो अवैध निर्माण को अगर रोक दिया जाएगा तो उसमें सरकार का ही फायदा है। लोग नक्शा पास कराकर उसका निर्माण करेंगे। नक्शा पास ना भी कराएं तो एक लिमिट रख दें कि 100 गज पे आप इतना पैसा नगर निगम में जमा कराइए, सरकार को जमा कराइए, 50 गज पे इतना है। तो जो लोग भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार से बचेंगे और जो राजस्व है वो सरकारी खजाने में जाएगा। मैं तो बहुत बार पहले भी किया है मैंने, जिस समय नोटबंदी की गई थी तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि नोटबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक इंजीनियर को पकड़ लो, उसके बाद 20-20 करोड़ रुपया उसके पास से निकल जाएगा, उनका बहुत पैसा है। तो उस पैसे को तो ये लोग निकाल नहीं पाएंगे, ना निकाल रहे, क्योंकि जब तुखम ही खराब हो जाए तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज विजिलेंस में आप कंप्लेंट करोगे जूनियर इंजीनियर की या इंजीनियर की तो विजिलेंस वाले इनको पैसे लेकर उस पर कार्रवाई नहीं करते। यानी कि ये चला कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की कंप्लेंट, उसकी शिकायत को जूनियर इंजीनियर देख रहा है। ये हालत बने हुए हैं, इतने ढेर लगे पड़े, इतने सारे कंप्लेंटों के भरी पड़ी हैं फाइलें, कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन हम मजबूत ये है कि हम लोग ईमानदारी के लड़ रहे हैं, ईमानदार की हमारी टीम है, तो इसलिए हम कोई घबराते नहीं है। चाहे कहीं तक हमको जाना पड़े हम जाते हैं। तो आपने कई बार देखा भी होगा, हम लोकसभा भी जाते हैं, सचिवालय भी जाते हैं, वहाँ पे लेटर देने के लिए पहुँचाते हैं, वहाँ पे शिकायतें करते हैं। लेकिन ना प्राइम मिनिस्टर को सुनते हैं, ना गृह मंत्री है, ना संबंधित अधिकारी, कोई सुनने के आज तैयार नहीं है। RTI को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। क्यों RTI से डरते थे? पहले शैलेश गांधी थे वहाँ पर CIC में, तो उस समय अधिकारी डरते थे, क्योंकि हमने खुद शैलेश गांधी जी से, जो आजकल मुंबई में रहते हैं, तो वो कमिश्नर थे CIC के, केंद्रीय सूचना आयोग के,
हमने खुद उनसे 148 मुकदमे बिल्डरों के खिलाफ दर्ज कराए थे। वो पूरे दिल्ली के अंदर तहलका मच गया था। 10 बिल्डरों के खिलाफ में पीजी से जन शिकायत आयोग है, वहाँ से बिल्डरों के खिलाफ में वहाँ से FIR दर्ज कराई थी। तो लड़ाई लंबी है, मजबूती से लड़ो। ईमानदार लोग हैं तो आपके सुनवाई भी करेंगे। कमिश्नर वगैरह जो CIC के थे उन्होंने क्या, अब एक कमिश्नर और सिन्हा साहब आगे हैं, तो वह कुछ नज़र आ रहा है कि वो कुछ करेंगे और उसका अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। और मॉनिटरिंग कमेटी को फिर पूर्ण रूप से काम करने के लिए, क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी ने अवैध निर्माण पर रोक लगाने का बहुत बड़ा काम किया। जो अवैध निर्माण होते थे उन पर सीलिंग कराई, जो अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही थी उन पर सील कराई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस उनको निष्क्रिय करने का काम किया, जिसके लिए हमने आज पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया है। तो इनका जो घोटाले चल रहे हैं ये अवैध निर्माण के, इसको रोकना होगा। मुंबई के अंदर भी बिल्डर माफिया जो बिल्डिंग 18 मंजिल के पास कराते हैं सरकार से, ये उस पर 4 मंजिलों पर अवैध निर्माण करके बनाई जाती हैं। तो कौन नहीं जानता है बताओ मुझको? विधायक भी जानते हैं, निगम पार्षद भी जानते हैं, सबको मालूम है, लेकिन कोई बोलता नहीं कि सबको पैसा मिलता है। जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को तोड़ जाती है, या कोर्ट में आप चले जाओ तो तोड़ देंगे उसको, कोर्ट में जवाबदेही होगी। कोर्ट में आपसे पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका लोकल स्टैंडर्ड क्या है। तो इसलिए भी लोग कोर्ट में जाने से डरते हैं, जाते नहीं हैं। लेकिन हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते, RTI के एक्सपर्ट होने के नाते, और जागरूकता हमारी बनी रहे, जागरूक हैं तो गलत काम होता है उस पर नज़र रखते हैं, तो इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आप में ईमानदार है, कोई हमको ये नहीं कह सकता भी हमने 1 रुपया इनको दिया है। हमारा तो खुला चैलेंज है, हमको कोई कहे कि 1000 रुपया हमने दिया है, हम उसको 10,000 देंगे, इनाम देंगे उसको, खुला चैलेंज है। तो ईमानदारी से बेईमानों का मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कि कंगना का अवैध निर्माण तो तोड़ दिया और अवैध निर्माण नहीं तोड़े हैं। तो ये फाइलें धूल चाटती रहती हैं, सबको मालूम है। या तो दुश्मनी हो तब ये अधिकारी तोड़ते हैं, या इनको पैसा ना मिले तब ये तोड़ते हैं, या सरकार का दबाव, स्पेशल दबाव होता है, कोई स्पेशल केस होता है जैसे कंगना वाला हुआ है तो तब तोड़ा जाता है। क्योंकि खार में भी जो कंगना ने मकान बनाया है 3 फ्लैटों का, उसने 1 फ्लैट बना लिया वहाँ पर, क्योंकि सोसाइटी के नियम के अनुसार आप 3 फ्लैट का 1 फ्लैट नहीं बना सकते, 2 फ्लैट का 1 फ्लैट नहीं बना सकते हैं। तो वो उनकी नज़रों में है। अगर कंगना सरकार का मुकाबला नहीं करती और जो विवादित बयान नहीं देती तो ना उनका ऑफिस टूटता और ना उनके मकान में जो भी संभावना बनी है तोड़ने की खार वाले में नौबत आती। क्योंकि जब मैंने तो भुगता, जब मेरा एक ऑफिस है, ये किस तरह के कारनामे करते हैं अधिकारी, मैंने जब हाई कोर्ट में केस दायर किया था अवैध निर्माण के खिलाफ, तो वहाँ पे उन लोगों ने, इनके वकील ने बोला कि इनका भी ऑफिस जो अवैध निर्माण किया हुआ है। तो हालांकि 250-300 मकान वो तोड़े उन लोगों ने, लेकिन जब हमारे ऑफिस का नंबर आया तो वहाँ पर वहाँ पर हथौड़ा लेके गए, उनके जो 200-300 मकान तोड़े थे, हथौड़े से काम किया। और हमारे ऑफिस की जो है तोड़ फोड़ इन लोगों ने की, जो वहाँ पे फर्श थे उसके बाहर, चौतरे पर बाहर बने हुए थे हमारे जो आंगन है, उसको बुलडोजर से तोड़ने का काम किया इन लोगों ने। तो ऐसे निकम्मे ये भ्रष्ट अधिकारी है ये। लेकिन यार कोई परवाह नहीं है यार, जब हमने भुगता, जब गलत काम किया है तो गलत काम किया है, जब खरीदा ऐसा था वो तो तोड़ा, कोई बात नहीं है। तो अगर कंगना भी इसी काम को करती कि मेरा एक अवैध निर्माण तोड़ दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं गलत के खिलाफ लड़ते रहूँगी, तो आज वो बहुत बड़ी हीरो बन जाती वो। लेकिन वह जो जिस तरह का काम कर रही है वो मैं ठीक नहीं समझता हूँ। उसको समर्थन करना चाहिए था उसको, अधिकारियों का, कि अधिकारियों मेरा अवैध निर्माण था, मैं स्वीकार करती हूँ अवैध निर्माण है, वो उसको तोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो अवैध काम ये लोग कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, सरकार कर रही है गलत काम, बदले की भावना से काम कर रही है, हम उसका मुकाबला करेंगे तो अच्छा भी लगता, पूरा समर्थन मिलता। तो मैं जो इसी बात को लेकर मैं आपसे विदा चाहता हूँ कि अवैध निर्माण तो एक महामारी का रोग बन चुकी है, तो ये मुश्किल है। अधिकारियों के
जो निगम पार्षद है इनके, विधायकों के, इनके खून में नहीं है भ्रष्टाचार, इनकी हड्डियों के अंदर भ्रष्टाचार घुस चुका है। अगर खून के अंदर भ्रष्टाचार हो तो उसका डायलिसिस कर कर उसका निदान किया जा सकता है, सफाई कर सकते हैं। लेकिन जब हड्डी के अंदर ही भ्रष्टाचार घुस गया है तो उसका निदान, उसको कैसे निकालोगे उसको? अगर आप ईमानदारी से जागरूक होकर कुछ लड़ाई लड़ सकते हैं तो कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।